4 साल की एक लड़की रिफ्यूजी कैंप में अपनी मां के साथ रहती है। एक दिन खेलते खेलते लड़की को संतरे का एक पेड़ दिखाई देता है। रिफ्यूजी कैंप में संतरे मुश्किल से मिलते थे। बच्ची ने नादानी में एक संतरा तोड़ लिया। घर जाकर के माँ को दिखाया तो माँ ने पूछा, यह कहाँ से लेकर के आई है? लड़की ने जवाब दिया, पेड़ से लेकर के आई है। तब माँ को एहसास हुआ कि उसकी बेटी पड़ोसी की पेड़ से संतरा लेकर के आ गई है। ये चोरी थी, लेकिन बच्चे को यह समझाया कैसे जाए। तब उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा, ये हमारी ज़मीन नहीं है, तुम्हारे हिस्से के संतरे तुम्हारे अपने वतन में हैं। 4 साल की उस लड़की को उस दिन पता नहीं था कि वतन क्या होता है, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी संतरे को हाथ तक नहीं लगाया। जब वो बड़ी हुई तब उसे एहसास हुआ कि जिसे माँ अपना देश कहती थी वह अपना नहीं है। अपने हिस्से के संतरे हासिल करने के लिए फिर एक रोज़ उस लड़की ने हथियार उठाया और बन गई दुनिया की पहली महिला हाईजैकर। यह कहानी है लैला खालिद की, जो किसी के लिए आतंकवादी तो किसी के लिए क्रांतिकारी है। लेकिन इतना सच है कि हाथों में गोलियों की अंगूठी, सिर पर फिलिस्तीनी सहाफ़ा और हाथ में AK-47 थामे हुए लैला की यह तस्वीर 1970 के दशक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट का सबसे बड़ा सिंबल बन गई थी। क्या थी लैला खालिद की कहानी? कैसे बनी वो प्लेन हाईजैक करने वाली पहली महिला और उसे प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवानी पड़ी? यह सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। 29 अगस्त 1969 की तारीख, दोपहर का समय, इटली की राजधानी रोम के एक हवाई अड्डे से फ़्लाइट TWA 840 उड़ान भरने वाली थी। इसकी मंजिल थी इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट। इंतजार कर रहे यात्रियों में एक नाम था लैला खालिद का। उड़ान से पहले लैला पसोपेश में थी। उसके बगल में एक अमेरिकी शख्स बैठा हुआ था। लैला को जब पता चला कि यह आदमी 15 साल के बाद अपनी माँ से मिलने जा रहा है तो उसका मन हुआ कि वह उसे प्लेन में बैठने से मना कर दे, लेकिन लैला ने ऐसा नहीं किया। आज वो अपने दिल को पत्थर बना देना चाहती थी। वो वेटिंग लॉज में बैठी हुई थी। उसके पास एक शख्स और मंडरा रहा था। सलीम मसावी उसका नाम था। दोनों साथी थे, लेकिन फ़्लाइट में चढ़ने से पहले दोनों ने आपस में बिल्कुल बात नहीं की, एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। कुछ देर के बाद प्लेन टेक ऑफ होने का टाइम हुआ। टेक ऑफ के बाद एयर होस्टेस खाना लेकर के आई, लेकिन लैला ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उसने एयर होस्टेस से कहा कि उसे ठंड लग रही है, इसलिए उसे एक कंबल और एक कप कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी पीने के बाद उसने कंबल ओढ़ करके अपनी सीट पर आराम से बैठ गई। फ़्लाइट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कंबल के अंदर लैला अपने कपड़े टटोल रही थी। कमर में उसने एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड छुपा रखी थी। यह वो दौर था जब प्लेन यात्रा करने के लिए इतनी चेकिंग नहीं होती थी जैसे आज होती है, इसलिए लैला हथियारों को लेकर के आराम से प्लेन में चढ़ गई। उसने कंबल हटाकर पिस्तौल निकालने की कोशिश की, तभी एक शख्स तेजी से सीट के बीच से गुजरा और सीधे कॉकपिट में घुस गया। यह सलीम मसावी था, लैला का साथी। मसावी ने सीधे जाकर के पायलट के कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और अब लैला की बारी थी। जल्दबाजी में उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उसकी पिस्तौल ज़मीन पर गिर गई। हैंड ग्रेनेड अभी भी उसके हाथ में मौजूद थे। प्लेन में बैठे सभी लोग अब तक भौचक्के थे। उन्हें अब तक ये समझ आ चुका था कि अब प्लेन हाईजैक हो चुका है। लैला खालिद और सलीम मसावी ने प्लेन अपने कंट्रोल में ले लिया था। वो क्या चाहते थे अभी तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने पायलट को कोई आदेश भी नहीं दिया था। पायलट पहले की तरह ही बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरता रहा। इधर इजराइल में अब तक सबको प्लेन हाईजैक की खबर लग चुकी थी, इसलिए इजरायली सैनिक हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन प्लेन लैंड नहीं हुआ। वो सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ गया। रास्ते में इजराइल का शहर हाइफा भी पड़ता था। यह वही जगह है जहां लैला खालिद के हिस्से के संतरे रखे हुए थे, उसकी अपनी जन्मभूमि। आसमान से उसने अपने शहर को देखा और 2 पल के लिए वो भूल गई कि वह प्लेन हाईजैक कर रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई छोटा सा बच्चा बरसों बाद अपनी बिछड़ी हुई माँ को देख रहा हो। लैला खालिद ने 1973 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई पीपल शैल लिव नाम से। इसमें उन्होंने हाइफा शहर के बारे में लिखा है। वो लिखती है कि चिलचिलाती धूप में एक ऐसा तट जिसे समुद्र सहलाता हो और पहाड़ गले लगाते हो, ऐसा है हमारा शहर। लेकिन फिर भी मैं एक नागरिक के तौर पर इसकी धूप में नहीं बैठ सकती, इसकी साफ़ हवा में सांस नहीं ले सकती। मुझे यहाँ अपने लोगों के साथ रहने की अनुमति नहीं है। यूरोपीय जायोनिस्ट मेरे शहर में कब्जा कर लिए हैं, क्योंकि वे यहूदी हैं। उनके पास अमेरिका और यूरोप की ताकत है। मैं और मेरे लोग बाहर रहते हैं क्योंकि हम कमज़ोर फ़िलिस्तीनी अरब हैं। लेकिन हम लोगों के पास भी एक दिन इतनी ताकत ज़रूर होगी कि हम फ़िलिस्तीन को दोबारा पा लेंगे। फिर इसे हम अरबों, यहूदियों और आज़ादी के दीवानों के लिए जन्नत बनाएंगे। लैला यह सब महसूस कर रही थी कि इजराइल हरकत में आ गया। 3 मिराज विमान हाईजैक फ़्लाइट के दोनों तरफ उड़ान भरने लगे। यात्रियों को डर था कि कहीं वह हमला ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इस दौरान लैला ट्रैफिक कंट्रोल से 1-to-1 बातचीत कर रही थी। उसने ट्रैफिक कंट्रोल से कहा कि वे अब इस फ्लाइट को TWA 840 ना कहें बल्कि इसका नया नाम है PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ आर्मी, जिसे यूरोप और अमेरिका के देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। लैला खालिद प्लेन को दमिश्क ले जाना चाहती थी। प्लेन दमिश्क पहुंचा। दमिश्क में लैंड हुआ। यात्रियों को लगा कि अब लेन देन के बाद शायद अब उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तभी कॉकपिट के लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट होता है, सभी लोग प्लेन से बाहर निकलो, प्लेन में एक बम है। दरअसल सलीम मसावी ने विमान के कॉकपिट में एक विस्फोटक लगा दिया था। विस्फोट से पहले ही सारे यात्री प्लेन से बाहर निकल गए। इसके बाद कॉकपिट में लगा बम धमाके से प्लेन के आधे हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद सीरियाई अधिकारियों ने लैला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लैला का मकसद पूरा हो चुका था। वो इस हाईजैकिंग के जरिए दुनिया का ध्यान फिलिस्तीन की तरफ खींचना चाहती थी। ऐसा हुआ भी। इस घटना के बाद लैला दुनिया भर में फिलिस्तीनी मुद्दे की पोस्टर गर्ल के तौर पर छा गई। मात्र 3 हफ्ते के बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हुई थी सीरिया में और उस समय सीरिया सहित कई अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में थे। वह इनके इन कार्रवाइयों को इजराइल के खिलाफ अपनी आज़ादी के हिस्से के रूप में देखते थे। PFLP को भी कुछ अरब देशों का समर्थन हासिल था। रिहाई के बाद लैला खालिद कहाँ अंडरग्राउंड हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या लैला खालिद की कहानी यहीं ख़त्म हो गई? जवाब है नहीं। लैला खालिद एक बार फिर से पिक्चर में आती है सितंबर 1970 में। अब तक उसका रूप रंग सब कुछ बदल चुका था। लैला ने अपने चेहरे की 6 सर्जरी कराई थी ताकि उसका चेहरा बदल जाए। ऐसा क्यों किया लैला खालिद ने? प्लेन हाईजैक किया था इजराइल से बदला लेने के लिए, लेकिन उसकी लड़ाई सिर्फ इजराइल से नहीं थी। वह PFLP की मेंबर थी और इस संगठन की दुश्मनी इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन से भी चल रही थी। जॉर्डन से क्यों चल रही थी? क्योंकि इजराइल के गठन के बाद हज़ारों फिलिस्तीनियों ने जॉर्डन में शरण ली थी। यहीं से वे अपना रेजिस्टेंस मूवमेंट बिल्ड कर रहे थे। लेकिन यह बात जॉर्डन के किंग हुसैन बिन तलाल को मंजूर नहीं थी। किंग हुसैन PFLP को अपने सरकार के लिए खतरा मानते थे, लिहाजा जॉर्डन सरकार और PFLP के बीच ठन गई। किंग हुसैन से बदला लेने के लिए PFLP एक बड़े कदम की फिराक में थी और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे काबिल सोल्जर को जिम्मा सौंपा। इस काम में हालांकि दिक्कत थी। लैला खालिद को दुनिया पहचान चुकी थी, इसलिए बाहर आने पर उसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। इधर लैला खालिद किसी भी कीमत पर मिशन को पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना हुलिया बदल लिया। 4 सितंबर 1970 लैला खालिद एक बार फिर से दुनिया के सामने आई। जर्मनी के स्टुटगार्ट में उसकी मुलाकात पैट्रिक आर्गलो से हुई। 2 दिन के बाद दोनों स्टुटगार्ट गए। पैट्रिक अमेरिका का रहने वाला वामपंथी छात्र था और फिलिस्तीनी मूवमेंट का समर्थक था। लैला से उसकी ये पहली मुलाकात थी। स्टुटगार्ट में ये दोनों न्यूयॉर्क जा रहे एयरलाइंस के ELI 219 बोइंग 707 विमान में सवार हुए। लैला दूसरी बार प्लेन हाईजैक करने वाली थी। इस बार उसे एक से ज़्यादा साथियों की ज़रूरत थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका। लैला ने अपने कपड़े में नक्शा और 2 हैंड ग्रेनेड छिपा लिए थे। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद जैसे ही उसने कॉकपिट की ओर झपट्टा मारने की कोशिश की, अंदर से पायलट ने दरवाज़ा लॉक कर लिया, मानो उसे पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा था। इतने में विमान में सवार मार्शल ने गोली चलाना शुरू कर दिया। पैट्रिक के पैर में गोली लग गई। लैला ने पायलट को धमकी दी कि दरवाज़ा खोलो वरना ग्रेनेड का पिन मैं खोल दूंगी। पायलट स्मार्ट था, उसने तुरंत प्लेन को नीचे की तरफ डाइव कराना शुरू कर दिया। इससे सीट बेल्ट पहने हुए यात्रियों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लैला प्लेन के फर्श पर गिर पड़ी। लैला को भीड़ ने दबोच लिया। लैला और उसके साथी को बंधक बना लिया गया और प्लेन जब लंदन पहुंचा तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। लैला खालिद को लंदन के एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, जहां अगले कुछ दिनों तक उससे पूछताछ होती रही। इसी बीच उसके कुछ साथी और प्लेन को हाईजैक करने में सफल हो गए। इन सभी को जॉर्डन ले जाया गया। यात्रियों की रिहाई के बदले PFLP ने लैला और दूसरे फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई की मांग रखी। 24 दिनों तक ब्रिटिश जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को रिहा कर दिया गया। खास बात यह है कि लैला जितने दिन भी ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त में रही, मज़े से रही। उसने एक दिन जेलर से मजाक में कहा कि वह अपने साथ मिडल ईस्ट का सनी वेदर लेकर के घूमती है। लैला का जुड़ाव वहाँ ऐसा बना कि रिहाई के बाद उसने क्रिसमस पर जेल कर्मचारियों को कुछ कार्ड भी भेजे। आगे क्या हुआ लैला का? इजराइल लंबे समय तक लैला को ढूंढने में लगा रहा। वह लगातार खुद की लोकेशन बदलती रही। वह एक आर्म स्ट्रगल में विश्वास रखती थी, लेकिन 1973 आते आते सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाकचौबंद हो गई कि PFLP ने हाईजैकिंग का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया। लैला इसके बाद भी दूसरे तरीकों से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट में अपनी अहम किरदार अदा करती रही। PFLP में उन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। लैला मूवमेंट का चेहरा थी, लेकिन पार्टी का एक गुट उनका नेतृत्व नहीं चाहता था।
क्योंकि वह महिला थी। लैला ने इस मुद्दे को भी खुल करके उठाया और लड़कियों को भी इस मूवमेंट में जोड़ा। लैला महिलाओं के अधिकारों से भी जुड़े मामलों को यूएन तक ले करके गई, लेकिन उनके लिए फ़िलिस्तीन का मुद्दा हर मुद्दे से बड़ा था। शायद बचपन के एक वादे के चलते एक इंटरव्यू में वो बताती है कि अगर कभी उन्हें हाइफा जाने का मौका मिला तो वह सबसे पहले अपने घर को देखने जाएंगी कि क्या अब भी वह घर वहाँ पर मौजूद है, और संतरे के पेड़ के नीचे लेटना पसंद करेंगी। लैला वर्तमान में ओमान में रहती है और अक्सर फ़िलिस्तीन का मुद्दा उठाते रहती है। उनकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसका नाम है लैला खालिद हाइजेकर। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लैला खालिद की ज़िंदगी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेंगे। अल्लाह हाफिज़।